हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो है आपको आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। अगर आज की बात करें तो आपका आज 4 अप्रैल है। आपका 4 अप्रैल है। आज की इस वीडियो में अगर देखें तो पीटी और मेंस के हिसाब से जो भी आपके पॉइंट होंगे उसको मैं आपको लोग के सामने डिस्कस करेंगे। चलिए देखा जाए तो अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई है हमारे बीपीएससी आगामी जो बीपीएससी 69 से देने जा रहे हैं उनके लिए मैं ये एक बात कहूँगा कि आपका जो कहा जा रहा है कि सारे एग्ज़ाम्स एक बार लिए जाएंगे, तो उसमें किस तरह से एग्ज़ाम होंगे इसका मैं इस पर जिक्र कर दूं। तो जिस तरह से अगर हम देखें यूपीपीसीएस में, और यूपीपीएस जो दे रहे होंगे उसमें जितने भी पोस्ट होते हैं, तो जितने भी पोस्ट हैं तो उसका क्या होता है कि हर पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी तैयार आता है। हर पोस्ट का अपना अपना एलिजिबिलिटी रहता है, लेकिन फॉर्म सभी एक साथ भरते हैं यूपीपीएस का। और पीटी एग्ज़ाम्स आपके एक साथ होते हैं, बाकी मेंस आपका जो है सो अलग होता है। इससे क्या होता है कि सीट आपको ज़्यादा नज़र आएगा, 800 900 800 900 हज़ार सीट ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको पीटी में सभी लोग भरेंगे, पीटी में सभी सभी का पीटी एक साथ होगा। लेकिन आपको पीटी के बाद जब मेंस होगा तो मेंस आपका अलग हो जाएगा। तो इससे होगा कि आपका लगातार आप बहुत सारे जो फॉर्म भरते थे, अलग अलग पीटी का एग्ज़ाम देते थे, इससे आपका एक ही बार फॉर्म भरना है, एक ही बार पीटी होगा। पीटी में रिजल्ट भी ज़्यादा आएंगे और सीट भी ज़्यादा नजर आएगा आपको। और क्या होगा, अगर मेंस आपका अलग अलग होगा तो इससे पीटी का कट ऑफ कुछ कम रहने की संभावना रहेगी। लेकिन अब ये है कि कुछ ये भी न्यूज़ में आ रही है, आज का भी अखबार में आया है, न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है कि 21 सितंबर दिया हुआ है डेट, 21 सितंबर एग्जाम का। कुछ अब इसको मन में ये नहीं लेके चलना है कि पीटी हमारा 30 सितंबर को ही आएगा या वैकेंसी आएगा तभी हम प्रिपरेशन करें। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो बीपीएससी जिनको आगामी बीपीएससी निकालना है और 69 में क्रैक करना है, 69 बीपीएससी को देना है, तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं। और इस बात को भी ध्यान रख लें कि ऐसा नहीं कि हम वैकेंसी आएगा तभी प्रिपरेशन का, वो समय नहीं रहा। अब आपको प्रिपरेशन पहले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आके एक एग्ज़ाम पे सारा एग्ज़ाम है, 5 से एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम पे 5 से एग्ज़ाम का एक साथ होगा एग्ज़ाम। तो उससे क्या होगा कि आपको एक ही एग्ज़ाम अगर फेल तो सारे एग्ज़ाम फेल, 1.5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिर 1.5 साल बाद फिर वैकेंसी आएगी, इसकी फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए कि आपको जो है सो तैयार रहना होगा। और तैयारी अभी से करेंगे, ये नहीं कि वैकेंसी आपका जुलाई में आ रही है तो आप जुलाई में ही तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा फिर। और एग्ज़ाम के लिए कि आप ये नहीं जान लें कि हम 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने जा रही है, इस बात को जान लें कि 21 को भी हो सकती है एग्ज़ाम, क्योंकि जैसा कि ये देखने को मिल रहा है। इस बात को मन न रहें, 30 सितंबर को लेकर नहीं चलें। 15 सितंबर तक समझ लें कि 15 सितंबर वाली एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। इसका कैलेंडर जारी होगा जून में, सब फिर से कैलेंडर जारी होगी ही। तत्काल अभी अगर देखा जाए तो 15 सितंबर ही लेके चलें, कि 15 सितंबर, चूँकि आज का जैसे न्यूज़ में है कि 21 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगी, इसके लेकर मैं बोला आपको। इसलिए प्रिपरेशन जारी रखें। और प्री प्लस मेंस बात कर रहा हूँ मैं, प्री प्लस मेंस दोनों तैयारी एक साथ करें। इससे आपका क्या होगा कि लिखने का ही प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि पीटी के बाद क्या होता है, समय आपका 40 से 45 दिन बचता है। इसलिए आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि आप प्री भी तैयारी करें और मेंस क्या कहते हैं आपका मेंस तैयारी हो पाएगा 45 दिन, नहीं, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो अभी हमारे 6:30 से 9 जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो आपका 6:30 से 9 जो है प्री प्लस मेंस का है। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्री का टॉपिक है उसको भी हम लोग समझा के, बच्चे को समझा के अच्छे से उसको लिखने का है। बाकी जो प्री और मेंस दोनों का जो टॉपिक्स मीन्स हैं, जो मिला हुआ है, तो उसको एक साथ करा के फिर उसको लिखने के लिए भी दिया जाता है, ताकि आपका मेंस भी तैयारी हो जाए। और एक बात और है कि आपका निबंध का भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आप निबंध भी लिख के दीजिए, जो भी कुछ लिखना हो, जो भी कुछ आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिखना प्रैक्टिस, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है आपका एक बार में नहीं तैयार होता, वो लगातार एक कला है। एक आंसर राइटिंग भी एक कला है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे, लिखेंगे तो आपका इंप्रूव होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में डरना नहीं है कि हमने इतना लिखा, क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आएगी, जो कंटेंट का काम है वहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप लोग यही गुजारिश रहेगा कि कृपया आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ें, और हमारे जो भी है पीटी का क्लास है या एनसीईआरटी के बैच आपको कल से स्टार्ट हो रही है 5 तारीख से, तो उसमें भी जुड़े जिनको एनसीईआरटी पढ़ना है। चूँकि अभी से लेकर अप्रैल मई जून आपका एनसीईआरटी चलेगा, फिर आगे फिर रिवीजन चलेगा फिर 1 जुलाई से, तो इसलिए उसमें भी जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी का टाइम आपका होगा 8:45 से 10:15 या 10:20 PM तक, और आपका 6:30 से 8:45 तक आपका इसका टाइमिंग है ये प्री प्लस मेंस क्लास का। तो ये दोनों क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। और निबंध लेखन में भी आप भाग ले सकते हैं। निबंध लेखन में भी, उसमें भी आपको इम्प्रूव होगा। निबंध के लिए भी तैयारी अभी से कराई जा रही है।
और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हम लोग को आपको हमेशा साथ देंगे। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आज का ये टॉपिक जो है, आज का जो है ये टॉपिक क्या है कि कोई भी भ्रष्टाचारी जो है बचना नहीं चाहिए। हमारे पीएम को कहना है, उनको कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं, रुकने और हिचकने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखने करने के लिए हो रहे हमले और जांच अधिकारी अपने काम पर करें फोकस। सीबीआई पर लोगों को विश्वास, अनसुलझे मामले इसे सौंपने की होती है मांग। आगे है क्या कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की जांच एजेंसी पर है बड़ी जिम्मेदारी। क्या है, देखिए ये कहा जा रहा है, ठीक है क्या है, तो ये कहा जा रहा है कि न्याय और इंसाफ का ब्रांड है सीबीआई। मतलब क्या, पिछले 60 वर्षों में सीबीआई द्वारा न्याय और इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में जनता का भरोसा जीतने का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि आम जनता जो है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे में जांच एजेंसी को कहीं भी हिचकने और रोकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पेशेवर और कुशल संस्थाओं के बिना विकसित भारत संभव नहीं है और इस वजह से एजेंसी की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। मेरे पीएम ने यह भी कहा कि गत 9 वर्ष में डीबीटी के माध्यम 27 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया गया और 2.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाया गया। यदि पुराना सिस्टम चलता तो 27 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के हाथ में चले जाते हैं। का यह भी कहना है सरकार ने 2014 से पहले फोन बैंकिंग प्रभावशाली लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के कर्जे की स्वीकृति थी, कारण बर्बाद हुई। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकालने का काम किया है। 22,000 करोड़ रुपए देश से लूटकर विदेश भागने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही है तो बाधाएं भी पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने, उसकी एकता और भाईचारा, उसकी आर्थिक हितों वो संस्थानों पर हमले भी बढ़ेंगे। अपराध और भ्रष्टाचार की बहुराष्ट्रीय प्रकृति को समझने व अध्याय की जरूरत है। भ्रष्टाचार का पैसा इसी पर खर्च किया जाएगा। लोकतंत्र और न्याय में के रास्ते में सबसे बड़ा राह है भ्रष्टाचार। मतलब पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार जहां प्रतिभा का गला घोंटकर युवाओं को आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देता है, वहीं भाई भतीजावाद, परिवारवाद को सिस्टम पर काबू होने का मौका देता है। उन्होंने 2014 के पहले संपर्क सरकार में चारों ओर फैले भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुई नीतिगत पंगुता का उदाहरण देते हुए कि जहां लोग फैसला लेने से डरते थे, सत्ता में आने के बाद उनके काले धन से लेकर बनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिशन मोड पर काम शुरू किया गया है। चलिए आगे अगर देखें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता जो मानहानि के मामले में राहुल गांधी को चुनौती दिया है और 13 तक मिली जमानत। मतलब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम के लेके जो है सो अपनी सजा पर निचली अदालत के फैसले पर 11 दिन बाद सोमवार को सत्र अदालत में पहुंचकर जमानत की अर्जी लगाई। यहाँ से उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। इस बात को जान लें, बस इतना ही जानना है, बाकी चीज़ आप लोग इसमें जान ही रहे हैं। देखिए, एक बंगाल हिंसा पर क्या है, बंगाल हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। मतलब कहा जा रहा है, इस पर जान ले क्या है, खबर क्या है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के हुगली और उत्तरी दिनाजपुर में हुई हिंसा पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आगे चलें, देखा जा रहा है आपका एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है कि भारत में जन्मे चीता के शावकों के नामकरण पर उत्साह। मतलब देश के करीब 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाने की खुशी अभी लोगों के चेहरे में छटी नहीं थी कि चुकूरों में चीता के 4 शावकों के जन्म की खबर ने उन्हें फिर से खुशी का सरोवर दिया है। इस उत्साह का अंदाजा उनके नामकरण के लिए आने वाले सुझावों से लगता है। आज़ादी की इस अमृतकाल में कोई उनके नाम आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम पर रखने का प्रस्ताव दे रहा है, तो कोई आज़ादी के दूसरे स्वतंत्रता और वीर संग्राम सेनानियों पर। वहीं कुछ लोग इनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और सुधन रखने का भी फिर देश की नदियों के नाम पर रखने की सलाह दी। लोग 30 अप्रैल तक सुझाव देंगे। 30 अप्रैल तक लोग जो है इसके सुझाव देंगे। आगे चले तो आपका है, देखिए भूटान, हमारे जो है भूटान नरेश भारत आए और आज होगी मुर्मू और मोदी से वार्ता। मतलब भूटान जो नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिन की भारत यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया है। नई दिल्ली में भूटान नरेश मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे। भारत और चीन के बीच राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भूटान नरेश की यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मतलब क्या है, यहाँ से समझने का पॉइंट नोट करेंगे कि भूटान की जो सीमा है बाहर तो चीन दोनों से मिलती है, ठीक है,
यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग, जानकारी में ही है आपको। और चीन के साथ उसका भी सीमा विवाद चल रहा है। सोमवार शाम विदेश मंत्री जयशंकर से वांगचुक से मुलाकात की और उनसे द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत वार्ता भी हुआ है। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत और भूटान के खास संबंधों पर भूटान नरेश के विचार बेहद उत्साहवर्धक हैं। वह दोनों देशों के संबंध बढ़ाने और उन्हें अधिक मजबूत बनाने के पक्षधर हैं। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। देखिए यहाँ पर है, कहा ड्रोन के उपयोग से भंग नहीं होगी निजता। निजता का जो चर्चा में है उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि आपका कि भारतीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि आपको अनुसंधान, विकास और परीक्षण के उद्देश्य से ड्रोन के उपयोग से निजता भंग नहीं होगी, क्योंकि इसका उपयोग जो है संबंधित संस्थानों और उसके नियंत्रण वाले स्थानों तक ही सीमित है। उन्हें ये भी कहा कि सरकार अनुसंधान परीक्षण उद्देश्यों के लिए ड्रोन के उपयोग के संबंध में गोपनीयता के सवाल से अच्छी तरह अवगत है। इसी बीच उड्डयन मंत्री राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी एक लिखित जवाब में कहा कि कोरोना की स्थिति के संबंध में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वर्तमान स्थिति जो है वैश्विक स्थिति और भारतीय स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसी जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उड़ानों में मास्क के उपयोग की सलाह दी है। चलिए इसको देखें। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका से 30 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने के सौदे करीब हुआ भारत। मतलब भारत अपने MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए हेलीफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सहित अमेरिकी हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की ओर बढ़ रहा है। इनमें से अगर बात करें तो 24 हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना द्वारा 2020 में $2 अरब से अधिक के फास्ट ट्रैक सौदे के लिए अनुबंधित किया गया है। आगे देखें जिसमें तो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों के लिए हथियार पैकेज खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के उन्नत चरण में है। इसमें है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना द्वारा अल जवाहिरी जैसे प्रमुख आतंकियों सहित उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ किया गया है। MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो का उपयोग अमेरिकी सतह के जहाज़ों, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों द्वारा किया जाता है और यह उनका प्राथमिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हथियार है। यह पहले से भारतीय नौसेना के P-81 पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी विमानों में भी शामिल है। इस बात को जानकारी रखना जरूरी है। आगे देखिए, ये भी आपका IR का इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है हमारा। क्या है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को नामों में तीसरा सेट जारी किया। मतलब चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लेकर हठधर्मी नहीं छोड़ रहा है। अब उसने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के चीनी, तिब्बती और पिनई लिपि में नामों का लिस्ट जारी किया है। चीन ने ऐसा भारतीय प्रदेश पर अपना अधिकार जताने की बदनीयती के चलते किया है। चीन के नागरिक मामलों को मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों पर नाम जारी किए। इनमें से 2 भूभागों के नाम, 2 आवासीय क्षेत्रों के नाम, 5 पर्वतीय क्षेत्रों के नाम और 2 नदियों के नाम हैं। चीन सरकार की प्रांतीय परिषद ने तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को जंगनन का नाम दिया है। इस बात को ध्यान करेंगे। बिहार में है जो 215 जातियों की जनगणना के लिए अलग अलग कोड दिया जाएगा। मतलब अलग अलग कोड दिया जाएगा। मतलब क्या, बिहार में जातियों के लिए एक कोड तय कर दिया गया। किसकी कौन सी जाति है यह अंकों से पता चल जाएगा। जाति आधारित गणना के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। हर जाति का अलग अलग कोड अंकों के रूप में होगा। जाति आधारित गणना के प्रपत्र के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर जातियों के नाम या विशेष अंक रहेगा और जाति पूछकर गणना कर्मी यह अंक अंकित करेंगे। तो इस बात को ध्यान देंगे। तो ये भी आपका बहुत अच्छा है कि सॉफ्ट पावर का प्रतिनिधित्व करते हैं विदेश में रह रहे भारतीय। ये कहा जा रहा है कि संसदीय समिति ने कहा कि हमारे विदेश में जो रह रहे भारतीय हैं वो सॉफ्ट पावर का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी मामलों की संसदीय समिति ने लोकसभा में पेश की अपनी रिपोर्ट में उन्हें ये भी कहा है कि भारतीय सॉफ्ट पावर के जरिए सांस्कृतिक कूटनीति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब सॉफ्ट पावर जो है, देखिए आखिर यहाँ पे एक समझ नोट करने की जरूरत है कि सॉफ्ट पावर होता क्या है, इस बात को समझें। मतलब सॉफ्ट पावर जो वो है जो किसी भी देश की वह क्षमता होती है जिससे वह बिना दबाव के दूसरों देशों के से अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सकता है। ये पॉइंट है, ट्रिक पॉइंट है आपको IR के लिए। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट पावर का वहाँ बहुत यूज होता है इस शब्द का। आखिर इसमें क्या क्या शामिल है सॉफ्ट पावर में। सॉफ्ट पावर में आपको संस्कृति, राजनीतिक मूल्य और कुशल विदेश नीति का योगदान होता है। ठीक है, आगे देखें। संसदीय समिति जो है, संसदीय समिति
ने सुझाव दिया कि वैश्विक स्तर पर भारत के हित और प्रभाव को आगे बढ़ाने में अप्रवासी समुदाय की क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। समिति ने इस संबंध में नीतिगत ढांचा तैयार करने और इसे समयबद्ध तरीके से लागू करने की कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश भी दिया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने समिति को ये बताया है कि भारत में हवाई अड्डों के माध्यम से रोजगारों के लिए विदेश जाने वाले सभी अप्रवासियों के निवार्य ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा की संभावना तलाश रहा है। तो ये चीज़ें आपका था, आईआर का टॉपिक था। ये सर्वेक्षण जारी किया गया है, देखा जाए तो भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लोकप्रियता के मामले में एक सर्वेक्षण में 77% मतों के साथ पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाया गया है। तो इस बात को ध्यान देंगे, ये पीटी वगैरह में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। आगे चलें, आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि कृपया जो भी अगर हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, ये जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हैं सीबीआई गठन के तार। मतलब ये कहा जा रहा है, मतलब सीबीआई गठन के जो तार हैं 1941 में भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीआई का गठन किया था। इसका उद्देश्य था युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेनदेन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करना। 1942 में फिर क्या हुआ कि अंत में रेलवे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को भी एसपीआई की गतिविधियों में शामिल किया गया, क्योंकि युद्ध सामग्री की आवाजाही और आपूर्ति में रेलवे की भूमिका होती थी। 1943 में एक अध्यादेश जारी करे एक विशेष पुलिस का गठन किया गया और ब्रिटिश भारत में कहीं भी केंद्र सरकार के विभागों में से जुड़े अपराधियों की जांच की शक्तियाँ इसे प्रदान की गई। 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम अस्तित्व में आया। केंद्र सरकार के विभागों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए औपचारिक रूप से इसे एजेंसी के रूप में स्थापित किया। 1953 में आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए एसपीआई का अधीन एक प्रवर्तन विंग जोड़ा गया। आगे बात करें, कहा जा रहा है कि 1963 के एसपीआई को भारतीय दंड संहिता की 91 विभिन्न धाराओं और 16 अन्य केंद्रीय अधिनियमों के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया। इस दौरान एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत अनुभव की जाने लगी, जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार के साथ साथ क्या करता है, तो केंद्रीय वित्तीय कानून उल्लंघन और सार्वजनिक ज्वाइंट स्टाफ कंपनियों से संबंधित बड़ी धोखाधड़ी और पासपोर्ट धोखाधड़ी, समुद्र में अपराध और संगठित गिरोहों व पेशेवरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की भी जांच सक्षम हो। 1 अप्रैल को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के तहत सीबीआई का गठन किया गया और भ्रष्टाचार निवारण पर बनी संथानम समिति ने इसके गठन की सिफारिश की थी। इस बात को ध्यान देना है, कौन इसको समिति ने गठन किया था सीबीआई का, उस समिति का नाम है संथानम समिति। तो क्या था, आगे चले। तो कृपया जो भी अगर हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे आके आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं बीपीएससी के लिए, बहुत बेझिझक आप जुड़ सकते हैं, आपको बहुत सारी हेल्प की जाएगी और हमारे क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ जो है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता। मतलब भारतीय बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अब इस प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो गए। इस प्रोजेक्ट का श्रेय राजस्थान निवासी प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी कैलाश श्रृंखला को जाता है। जब इसे लॉन्च किया गया था देश में मात्र 268 बाघ थे, लेकिन अभी यह संख्या 1967 पहुँच गया है। अभी ये संख्या जो है आपका 2967 पहुँच गई है। मौजूदा समय में बाघों की वैश्विक आबादी का लगभग 75% भारत में ही है। अब हम उन देशों को बाघ भेजने की तैयारी कर रहे हैं जहां ये विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन इनके बढ़ने की रफ्तार वन्यजीव विज्ञानियों की चिंता बढ़ा रही है। क्या चिंता बढ़ा रही है? क्योंकि देश में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र की जो क्षमता है वह 5000 बाघों के लिए रहने की। यदि बाघों के बढ़ने की रफ्तार ऐसा ही रही तो 10 वर्षों में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र खत्म हो जाएगा। मौजूदा समय में देश में बाघों की आबादी सालाना 6% की गति से बढ़ रही है और विश्व में बाघ लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची में शामिल है। आज प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 9 से बढ़कर 54 हो गई है। साथ ही इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 9115 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 75,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस बात को भी ध्यान देंगे। देखिए, यूपीएससी जो आगामी यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। उसमें कहा जा रहा है ये परिवर्तन लाने का सुझाव मांगा गया, बहुत ही अच्छा सिविल सेवा को लेके है। ये इस आर्टिकल को आप तैयारी करके पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छा आपके लिए टॉपिक है ये यूपीएससी के लिए। देखिए, ये क्या है,
बहुत ही बजट अनुमान से ज़्यादा रहा प्रत्यक्ष कर संग्रह, ये बहुत ही अच्छा आपको टॉपिक है। ठीक है, देखे जाए को कहा जाए वित्त वर्ष 22-23 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह के साथ कि एक साल पहले की तुलना में 17.63% बढ़कर 16.61 लाख करोड़ रुपए हो रहा है। यह संशोधित बजट अनुमान से थोड़ा अधिक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सोमवार को वित्त वर्ष में 22-23 के लिए कर संग्रह के आंकड़े जारी करते हुए हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.68 लाख रुपये रिफंड के रहा है, जो वित्त वर्ष 21-22 में 16.36 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 20.33% अधिक है। वित्त वर्ष 22-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का बजट अनुमान 14.20 लाख करोड़ रुपये था, जिसे बाद में संशोधित करके 16.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। इस तरह शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह शुरुआती बजट अनुमान में 16.97% और संशोधित अनुमान से 0.69% अधिक रहा। वित्त वर्ष 21-22 की तुलना में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.63% बढ़ा है। एक साल पहले यह 14.10 लाख रुपये था। आगे देखें तो 3 महीने की सर्वोच्च स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां, मतलब नए ऑर्डर तथा उत्पादन में विस्तार होने, मांग में जुझारूपन और लगातार दबाव में कमी आने के बीच देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियां 5 महीने के दौरान 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस बात को ध्यान देंगे चाहिए। चलते हैं आगे। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का पेज है। ये कहा जा रहा है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति की बैठक शुरू हो गई है। मतलब आरबीआई की ब्याज दर तय करने वाले मौद्रिक समिति नीति एमपीसी की 3 दिनी बैठक सोमवार को शुरू हुआ है। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक बैठक में एमसीपी के रेपो रेट में 0.25% की और वृद्धि का फैसला कर सकते हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसके साथ ही मई 2022 से शुरू हुआ ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जो है वो थम जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और सी टॉपिक कौन सी है, उसको आके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे खबरें ऐसे भी रहते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है या क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, चाहे पीडी हो या मेंस हो। तो चलिए, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको जरूर कर लें, ताकि आपके आने वाले नोटिफिकेशन को आपको आसानी से प्राप्त हो सके। देखिए ये भी आपका है, बीपीएससी के रिलेटेड का है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी के साक्षात्कार में कम या ज़्यादा नंबर का कारण बताएंगे विशेषज्ञ। इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ आप लोग समझेंगे जो बीपीएससी दे रहे हैं। कि बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में है ये, कि बिहार लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को कम या ज़्यादा अंक देने की स्थिति में विशेषज्ञों को अब इसका कारण भी पता ना हो। यह व्यवस्था जो है 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता के साक्षात्कार से प्रभावी लागू हो जाएगा। अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को यह कहा है कि मुख्य परीक्षा में ज़्यादा अंक होने के बावजूद साक्षात्कार में कम अंक मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा में पास और फेल जैसी बात नहीं होती है। आयोग के 75वें स्थापना दिवस पर 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस स्थिति को सच बताया था। इसके पूर्व आयोग ने नई व्यवस्था का निर्णय लिया। अब निर्धारित 30% से कम और 80% से अधिक देने की स्थिति में विशेषज्ञ को टीम को कम या ज़्यादा अंक देने का कारण भी बताना होगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि हमें नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले तैयार करना चाहिए। इस मामले में आयोग का दायरा भी काफ़ी सीमित है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लाता जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो आप जितना हो सके आप शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होती है। और अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारी जो क्लासेज जो स्टार्ट हुई 69th को लेकर उसको आप जरूर ज्वाइन करें। जो या के करीबी जो तैयारी करना चाहते हैं उनको जरूर बता दें कि प्री और मेंस का क्लास आपका 6:40 से आपका 8:45 तक 8:30 तक है अभी फिलहाल। और आपका एनसीईआरटी बैच जो कल से स्टार्ट हो रही है वो है आपका 8:45 टू 10:15 तक ये होगा, 10 PM तक। ये दोनों ये एनसीईआरटी बैच कल से स्टार्ट हो रही है आपको, और ये कंटिन्यू चल रही है। तो इसलिए कि जरूर बता दें जो तैयारी करना चाह रहे हैं। और चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।